हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस एट होम। हर हर महादेव। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक जो कि है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और इससे पहले हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसमें एंशियंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और यूपी जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर्स पूछे गए थे ये सारे हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट करके। और आज हम लोग इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसमें ज्यादा से ज्यादा दो वीडियो आएंगे। इससे ज्यादा मैक्सिमम तीन तक जा सकते हैं, पर मैं कोशिश करूंगी दो वीडियो में इसको कंप्लीट करा दूं। तो इसी तरीके से जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर कराती चलूंगी, चाहे फिर वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, इन्वायरमेंट हो, इकोनॉमी हो। ठीक है। और करंट अफेयर्स भी कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में करंट अफेयर्स भी कर लें। तो चलिए देख लेते हैं। पहला टॉपिक है इकोसिस्टम। तो इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो फूड चेन को बना रहा है। ग्रास काउ, एलिफेंट, ग्रास डियर, लाइन, ग्रास हॉपर, फ्रॉग एंड स्नेक, एंड ग्रास गोट एंड ह्यूमन। ठीक है। तो देखो, ग्रास को काउ जो है वो कंज्यूम करती है, लेकिन क्या एलिफेंट काउ को कंज्यूम करता है? तो आंसर आएगा नो। तो ए जो है ये एक फूड चेन नहीं है। ठीक है, फिर बी देख लेते हैं। तो इसमें ग्रास जो है वो क्या है? ग्रास जो है वो एक ऑटोट्रॉफ है। तो ग्रास को डियर जो है वो कंज्यूम करता है। ठीक है, डियर क्या है? एक हर्बीवोरस है। और डियर को कंज्यूम करता है लाइन। तो लाइन क्या है? लाइन एक कार्निवोरस है। तो ये एक फूड चेन बन रही है। फिर इसके बाद में ग्रास, ग्रास जो है वो एक प्रोड्यूसर है। ग्रास एक ऑटोट्रॉफ है। फिर इसके बाद में ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है। तो ग्रास जो है, ग्रास को कंज्यूम करता है ग्रास हॉपर। एंड देन ग्रास हॉपर को कंज्यूम करता है फ्रॉग, एंड फ्रॉग को कंज्यूम करता है स्नेक। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है, तो यहाँ पे जो ग्रास हॉपर है वो बेसिकली एक हेट्रोट्रॉफ है। ठीक है। और फिर ये भी एक फूड चेन बन रही है। फिर नेक्स्ट है ग्रास, फिर गोट, फिर ह्यूमन। तो ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है, गोट जो है वो एक हर्बीवोरस है। देन ह्यूमन जो है, ह्यूमन ओमनीवोरस होते हैं, बिकॉज ह्यूमन जो है वेजिटेबल्स भी कंज्यूम करते हैं एंड साथ में वो एनिमल्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। तो कार्निवोरस भी हो सकते हैं ह्यूमन, और ह्यूमन हर्बीवोरस भी हो सकते हैं। तो ह्यूमन बेसिकली ओमनिवोरस में आते हैं। ठीक है। फिर इसमें जो है बी सी डी, ये तीनों ही जो सीक्वेंस है बिल्कुल सही है, मतलब ये फूड चेन होता है। लेकिन क्योंकि एलिफेंट काऊ को कंज्यूम नहीं करता है, इसलिए ए वाला जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर बनेगा बी, सी एंड डी ओनली। फिर नेक्स्ट है चूज द करेक्ट हिरार्की ऑर्डर ऑफ द फूड चेन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है। तो जैसे कि जो सबसे लोअर पार्ट होगा उसको मतलब कौन कंज्यूम करता है वो सबसे नीचे रखा जाएगा, और सबसे एंड में उसको रखा जाएगा जो सबको कंज्यूम कर सकता है। जैसे कि ऑटोट्रॉप्स जो है, जैसे कि प्लांट्स वगैरह हैं, वो सबसे पहले आएंगे। उसके बाद में आएंगे हेट्रोट्रॉप्स। फिर उसके बाद में आते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस के बाद आएंगे कार्निवोरस, एंड देन आएंगे ओमनीवोरस। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको देख लेते हैं ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ्स में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑटोट्रॉफ्स में आप ले लें ग्रास। तो ग्रास जो है ना वो अपना खुद का खाना जो बनाते हैं प्लांट्स, तो उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। बट हेटरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? दे आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन समथिंग। ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ चीज पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो होते हैं हेटरोट्रॉफ्स। बस ये बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो इकोलॉजी किसके बारे में स्टडी करती है? वेज इन विच ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद देयर सराउंडिंग, इन्वायरमेंटल वेरिएशन, या फिर वेज इन विच ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर नॉन लिविंग सराउंडिंग, या फिर वेज इन विच ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद ईच अदर। देखो, इकोलॉजी जो होती है उसमें बेसिकली सारी चीजें, चाहे वो फिर बायोलॉजिकल हो चाहे फिर वो नॉन बायोलॉजिकल हो, वो सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो इसका जो सी जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। वेज इन विच ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एज वेल एज विद देयर नॉन लिविंग सराउंडिंग। ठीक है। तो ये इसका सही आंसर बनेगा। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पार्ट ऑफ अ सिंपल फूड चेन। अब हमें इसमें ना सिंपल फूड चेन बतानी है जो बन रही है। तो इसमें हम ले सकते हैं ग्रास को,
देन गोट को, देन ह्यूमन को। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे भी देखा था, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, ये डी वाला जो इसमें ऑप्शन था। तो ये अपने आप में एक फूड चेन बन रही है, ग्रास को गोट कंज्यूम करती है एंड गोट को ह्यूमन कंज्यूम करता है, तो इसका जो है ए डी सी बिल्कुल सही बनेगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, डैश स्पीशीज इज एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स टू डिफाइन एन इंटायर इकोसिस्टम। तो कौन सी ऐसी स्पीशीज होती है जो पूरे इकोसिस्टम को डिफाइन करती है? ठीक है। कौन सी ऐसी प्रजाति है, एक जीव है जो एक संपूर्ण परितंत्र को परिभाषित करने में मदद करता है? तो वो होता है की स्टोन स्पीशीज। ठीक है। तो की स्टोन स्पीशीज जो होती हैं वो एक पूरी की पूरी स्पीशीज को बताती हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है अफ्रीकी हाथी, उदबिलाव, टाइगर, शार्क। तो होता क्या है कि वो एक पूरी की पूरी स्पीशीज को बताती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, की स्टोन स्पीशीज। मतलब कि उनका एक ही नाम से आप सारे के सारे उसकी पूरी स्पीशीज को, जैसे टाइगर बोल दिया तो टाइगर से आपको पूरी टाइगर की स्पीशीज समझ में आ रही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन एलिफेंट बोल दिया तो उससे आपको उसकी पूरी की पूरी स्पीशीज समझ में आ रही है। ठीक है। जैसे शार्क बोल दिया, तो ये सारे क्या हो गए, की स्टोन स्पीशीज इनको कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है मल्टीपल इंट्रैक्शंस ऑफ फूड चेन मेक्स। तो जो मल्टीपल इंट्रैक्शंस होते हैं फूड चेन में उसको हम क्या बोलते हैं, उसको फूड वेब बोलते हैं। ये सब आपने पढ़े ही होंगे छोटी क्लास में, जैसे कि फिफ्थ सिक्स क्लास में। तो फूड चेन, फूड वेब, ये सब कुछ हम वहां पर पढ़ते ही हैं। एक्चुअल में होता क्या है, फूड वेब में कई सारे फूड चेन इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एक फूड चेन होता है उसमें तो हमें एक सीक्वेंस समझ में आता है कि ये इसको कंज्यूम करता है, ये इसको कंज्यूम करता है। बट फूड वेब में क्या होता है कि जो भी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं वो सारे सारे मल्टीपल इंटरेक्शंस उसमें दिखा दिए जाते हैं, इसलिए उसको फूड वेब कहा जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम ये टर्म किसने दिया था, तो ये दिया था आर्थर टेंसले ने। ठीक है। आर्थर टेंसले। इसी तरीके से इकोलॉजी का किसने दिया है, इसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी का किसने दिया है, तो ये सारे आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और चाहे तो मैं इसका, अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से इसका प्रोवाइड कर दूंगी शॉर्ट्स में या कहीं पे भी, जो कौन सा टर्म जो इकोलॉजी, इसका एनवायरनमेंट का कौन सा टर्म जो है वो किसने दिया है। फॉर एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी किसने दिया है, इकोलॉजी किसने दिया है, इकोसिस्टम किसने दिया है। इस तरीके से सारे टर्म्स होते हैं वो किसी ना किसी ने दिए हुए हैं। नेक्स्ट है हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। तो जब कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है अपने खाने के लिए, तो जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो कितना होता है, तो वो बेसिकली 10% होता है। ठीक है। तो 10% ऑफ द एनर्जी रिसीव्ड बाय कंज्यूमर, जो कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम कर रहा है वो 10% एनर्जी ही रिसीव कर पाता है। ठीक है। तो ये इसका सी आंसर सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है दिस इज एन इन्वर्टेड पिरामिड। तो कौन सा इन्वर्टेड पिरामिड होता है, तो बेसिकली जो पिरामिड ऑफ बायोमास इन पोन्ड इकोसिस्टम होता है वो होता है इन्वर्टेड पिरामिड। इसको एग्जाम्पल के तौर से मैं समझाती हूँ। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर है उसकी जो एनर्जी है वो यहाँ पे कम है। फिर उसके बाद में हर्बीवोरस की जो एनर्जी है वो उससे ज्यादा है। फिर कार्निवोरस की एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है, इसमें यही पूछा जा रहा था। सो दिस इज एन इन्वर्टेड पिरामिड, तो ये आपको याद रहेगा, पिरामिड ऑफ बायोमास इन पोन्ड इकोसिस्टम। फिर नेक्स्ट है ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरमेंट फॉर्म्स। ठीक है। तो मतलब किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी लिविंग नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा इकोसिस्टम। ठीक है। इकोसिस्टम में क्या होता है, सारे लिविंग नॉन लिविंग आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो इससे पहले जो हमने डेफिनेशन देखी थी वो हमने इकोलॉजी की देखी थी, और अब हम क्या देख रहे हैं, इकोसिस्टम। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इन ट्रॉपिकल रीजन द ग्रेटेस्ट नंबर इज ऑफ। ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स या फिर टर्शरी कंज्यूमर्स। इसका सही आंसर होगा प्रोड्यूसर्स। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलते हैं।
क्योंकि वहां पर हरे पौधे जो होते हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं। हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। इनका कार्य संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के लिए भोजन का उत्पादन तथा ऊर्जा संचयन करना है। फिर नेक्स्ट है, इन एवरी फूड चेन ग्रीन प्लांट्स आर ऑलवेज। तो ग्रीन प्लांट्स हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे हमेशा उत्पादक होते हैं, क्योंकि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा CO2 एवं जल को पर्णहरित की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। तो वही चीज है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं। फिर इन एन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर एज अबायोटिक कंपोनेंट। तो आपको बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स अच्छे से क्लियर होंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स में सारे वो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो किसी ना किसी तरीके से वो एयर पे डिपेंडेंट है, खाने पर डिपेंडेंट है। वो सारे बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे, जैसे कि प्लांट्स जो हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे, एनिमल्स बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे, ह्यूमंस जो हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। बट अवॉइड अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि एयर हो गई, लैंड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, सॉइल हो गई, ये सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। माउंटेन्स हो गए, ठीक है, लेक्स हो गई, ये सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो in an ecosystem, which of the following occur as abiotic components: flow of energy, cycling of minerals, consumers। तो देखो, कंज्यूमर्स तो सारे लिविंग बींग्स होते हैं, चाहे फिर वो ह्यूमंस हो चाहे एनिमल्स हो, तो ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हो। तो सी को आपको एलिमिनेट करना है, बाकी ए और बी बिल्कुल सही है, यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, द लास्ट इन द फूड चेन आर। फूड चेन में सबसे लास्ट में क्या होते हैं? तो सबसे लास्ट में होते हैं डीकम्पोजर्स, ठीक है। डीकम्पोजर्स कौन होते हैं? जो बेसिकली डेड एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स के बाद में हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस के बाद में कंज्यूमर्स होते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, देन फिर ओमनीवोरस होते हैं, एंड फाइनली डीकम्पोजर्स होते हैं। इस तरीके से फूड चेन होती है। जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो डेड एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स में कभी कभी आंट को भी कंसीडर कर लिया जाता है, बिकॉज आंट जो है वो डेड एनिमल्स पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो कि डेड लिविंग एनिमल्स पे जो है वो होते हैं, तो उनको डिकम्पोजर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं। फिर इसके बाद में, इन अ फूड चेन डैश आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। तो सेप्रोफाइट्स किसको बोला जाता है? अगेन डीकम्पोजर्स जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको सेप्रोफाइट्स बोला जाता है। व्हाट इज मेंट बाय सेप्रोट्राइफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? तो देखो, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? इन विच द न्यूट्रिशन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो वो बेसिकली सेप्रोट्रैफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि डेड प्लांट्स होते हैं, या फिर एनिमल्स, रोटन ब्रेड एटसेट्रा, ठीक है। इन सब चीजों पे वो डिपेंडेंट होते हैं। और जो प्लांट जो यूज करते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे आर कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉप्स। ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स इन द फूड चेन इन इंक्रीजिंग अमाउंट एट ईच हायर ट्रॉपिकल लेवल में बी कॉल्ड एज। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स को एक्यूमुलेट किया जाता है फूड चेन में इंक्रीजिंग अमाउंट में एट द हायर ट्रॉपिकल लेवल, उसको क्या बोला जाता है? हिंदी में भी रिपीट कर देती हूँ। गैर जैव अपघटित पीड़क नाशकों का एक खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर में बढ़ती हुई मात्रा एकत्र होने को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन। इसमें क्या हो रहा है ना कि इसमें ना एक्यूमुलेशन हो रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स का फूड चेन में इन द इंक्रीजिंग अमाउंट, ठीक है। उसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। फिर नेक्स्ट है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। अच्छा, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो का जो सही ऑर्डर होगा वो क्या होगा? और सबसे पहले सनलाइट होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रोड्यूसर्स होंगे, फिर उसके बाद में हर्बीवोरस होंगे, फिर उसके बाद में कार्निवोरस होंगे, फिर उसके बाद में ओमनीवोरस होंगे, फिर उसके बाद में डेट्रीवोरस होंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही जो क्रम होता है, तो ये डी में दिया हुआ है। इसमें
कार्निवोरस के बाद में ओमनीवोरस और डेट्रीवोरस लिखे नहीं है, लेकिन आपको मैं पूरा बता देती हूँ कि सबसे पहले जो सनलाइट है उसको प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स रिसीव करते हैं। फिर प्लांट्स रिसीव करते हैं एंड फिर हर्बीवोरस यानी कि जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं ग्रासेस वगैरह पे। हर्बीवोरस में डियर आ जाता है, काऊ आ जाती है, ठीक है, कुछ कुछ ह्यूमंस भी होते हैं बट ह्यूमन बेसिकली ओमनीवोरस में ही आते हैं। तो हर्बीवोरस में ये सारे आ जाएंगे, काऊ है, एलिफेंट है और डियर है, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं, बफेलो है, कैटल्स जितने भी होते हैं। फिर हर्बीवोरस के बाद कार्निवोरस में आपको पता ही है कि जैसे कि लाइन हो गया और टाइगर हो गया, ये सब कार्निवोरस में आ जाते हैं। एंड ह्यूमंस जो होते हैं वो ओमनीवोरस में होते हैं एंड डेट्रीवोरस में वो होते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, वो डेट्रीवोरस में होते हैं। तो ये बिल्कुल सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ टिपिकल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या होती है? इसका टर्म ही यही है। इथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिपिकल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? जीव पारिस्थितिकी। फिर नेक्स्ट है द ट्रायंगुलर शेप्ड एट सेक्स पिरामिड विद अ वाइड बेस इंडिकेट्स दैट। तो उससे हमें किस चीज के बारे में पता चलता है? इसको मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये रहा। तो ये जो ट्रायंगुलर शेप का जो पिरामिड होता है, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो चिल्ड्रन की पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। चिल्ड्रन की पॉपुलेशन काफी ज्यादा लेवल पे है, ठीक है। जो 0 to 4 के जो बच्चे हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, हमें यहाँ से ये पता चल रहा है। तो the region has larger population in lower age group due to high birth rate। हाई बर्थ रेट की वजह से जो लोअर एज ग्रुप के लोग हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा होती है एंड जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है तो पॉपुलेशन जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। आई होप आपको इस डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर नेक्स्ट है फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। तो यूनिडायरेक्शनल होती है, वेरी इजी। यूनिडायरेक्शनल होती है और जो ट्रांसफर होता है एनर्जी का वो 10% के हिसाब से वो होता जाता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है व्हाट इज एन अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इसमें से अबायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम का कौन सा है? तो आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। इसके साथ में जो बैक्टीरिया है, जो फंजाई है, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। लेकिन ह्यूमस जो है, ह्यूमस अबायोटिक कंपोनेंट है, तो इसका ए ही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं पिरामिड ऑफ डैश इज ऑलवेज अपराइट। तो अपराइट पिरामिड किसका होता है? तो वो देख लेते हैं। तो एनर्जी का इसमें जो है बताया गया है, एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होता है, ठीक है। एनर्जी का कैसे होता है अपराइट? क्योंकि देखो एनर्जी जो है वो हमेशा जो प्राइमरी प्रोड्यूसर की जो होती है एनर्जी वो सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद में 10% के हिसाब से कम होती चली जाती है, ठीक है। इसलिए इसका क्या होता है, इसका जो सही आंसर होगा ये पिरामिड ऑफ एनर्जी होगा। इसके अलावा जो पिरामिड ऑफ बायोमास है, इसको भी अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी क्या हो रहा है ना कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का बायोमास सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद में हर्बीवोरस का है, फिर इसके बाद कार्निवोरस का है एंड देन फिर टॉप कार्निवोरस का है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास भी जो होता है वो भी अपराइट होता है और पिरामिड ऑफ जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है वो इन्वर्टेड होता है, ये भी हमने देखा था, ठीक है। तो ये जो है इसमें पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। फिर नेक्स्ट है इन एन इकोसिस्टम ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर द अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी घटती जाती है क्योंकि हमने देखा है पहले क्या थी एनर्जी, अभी हमने इस वाले में देखा था ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी कम होती जा रही है, देखो। तो पहले 1000 kg थी, फिर 100 kg हुई, फिर 10 kg हुई, फिर 1 kg हुई, तो जो एनर्जी है वो 10% कम होती जा रही है। तो इसीलिए इसीलिए इसको बोला जाएगा डिक्रीज हो रही है। With the relationship between two organisms in which one is benefited while other is neither harmed nor benefited is known as। तो इस टाइप के रिलेशनशिप में क्या होता है, जैसे कि दो जीवों के बीच संबंध जिसमें एक को लाभ होता है जबकि दूसरे को ना तो नुकसान होता है ना ही लाभ, तो उसको किस रूप में माना जाता है? कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म,
प्रोटो कॉपरेशन या फिर म्यूचुअलिज्म। तो इसको आपको मैं एक डायग्राम से बताती हूँ। इसको आप देख सकते हैं। जो हमने देखा था, जिसमें एक जो स्पीशीज है वो बेनिफिट कर रहा है, बट जो दूसरा स्पीशीज है वो अनअफेक्टेड है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कमेंसलिज्म। और जिसमें दोनों जो स्पीशीज हैं वो बेनिफिट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। और जिसमें एक स्पीशीज जो है वो फीड कर रहा है ऑन स्पीशीज टू, उसको बोलते हैं प्रिडेशन या फिर पैरासिटिज्म। ठीक है, और कंपटीशन क्या होता है? ईच स्पीशीज निगेटिवली अफेक्ट वन अनदर। अब मैं इसको ना आपको एग्जाम्पल के तौर से बताती हूँ। देखो, जैसे कि अभी हमने देखा था पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या था? इट ऑकर्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट एंड हार्म द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो बेनिफिट कर रहा है, यानी कि अब जैसे इसमें आप देख रहे हैं मॉस्किटो यानी कि मच्छर, वो ह्यूमन को बाइट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें फायदा किसका है? मॉस्किटो का। और ये हार्म कर रहा है ह्यूमन को। ठीक है, तो ये पैरासिटिज्म में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म बेनिफिट करता है बट ये अदर ऑर्गेनिज्म को हार्म करता है। ठीक है, फिर कमेंसलिज्म, इसमें क्या होता है कि वन स्पीशीज बेनिफिट करती है बट जो अदर होती है वो अनअफेक्टेड होती है, अनहार्म्ड होती है। फॉर एग्जांपल, बैर्निकल्स हैं, इट कैच ए राइड विद व्हेल्स फॉर प्रोटेक्शन एंड फूड। ठीक है, तो वो इसके साथ में मान लो कि चले जा रहे हैं। ठीक है, तो उनका तो फायदा हो रहा है, बट इससे जो व्हेल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कमेंसलिज्म होता है। और उसमें क्वेश्चन में यही पूछा था, जब एक को तो बेनिफिट हो रहा है बट दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको कमेंसलिज्म कहते हैं। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? इट ऑकर्स व्हेन बोथ स्पीशीज इन द इंटरेक्शन बेनिफिट। ठीक है, तो जब दोनों का फायदा हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लावर्स डिपेंड ऑन बीज टू पॉलिनेट एंड द बीज यूज द फ्लावर्स नेक्टर। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि फ्लावर जो है वो बीज पे डिपेंडेंट है। पॉलिनेशन प्रोसेस एक होता है फ्लावर्स में, पॉलिनेशन, उसके लिए वो बीज पे डिपेंडेंट है। और बीज जो है वो क्या कर रही है? वो फ्लावर के नेक्टेयर को यूज कर रही है। ठीक है, शहद वगैरह बनाने के लिए। देन प्रीडेशन में क्या होता है? इट ऑकर्स व्हेन वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर फॉर एनर्जी। ठीक है, अब जैसे कि एक लाइन जो है वो सिंपली डियर को कैच कर रहा है फॉर डिनर, तो दैट इज कॉल्ड प्रीडेशन। ठीक है, फिर इसके बाद में आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें यही पूछ रहा था कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बेनिफिट हो रहा है बट अदर जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि कमेंसलिज्म। फिर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज इज अ टर्शरी कंज्यूमर? टर्शरी कंज्यूमर इनमें से कौन सा है? तो पीकॉक है, फॉक्स है, टाइगर है या स्नेक है? तो इसमें से जो पीकॉक है वो टर्शरी कंज्यूमर है। नेक्स्ट है, accumulation of non-biodegradable pesticide in the food chain in increasing amount at each higher level is known as। तो biomagnification, ये हम पहले भी देख चुके थे। In an ecosystem, 10% of energy available for transfer from one trophic level to next is in the form of। तो वो बेसिकली केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे ऊपर भी एक डायग्राम इससे रिलेटेड देखा था। तो ये लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी लिखा है ना नीचे, लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी। ठीक है, इस तरीके से फिर वो 10-10% करके वो कम होती चली जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? ये कई बार पीसीएस में भी पूछा गया है। यूपी पीसीएस में सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होता है? डेजर्ट, फॉरेस्ट या फिर ओशन या ग्रासलैंड? तो सबसे ज्यादा ओशन जो होता है वो स्टेबल इकोसिस्टम होता है। सागर सबसे अधिक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र है। यह अपनी प्राकृतिक तरल प्रकृति, घुलित ऑक्सीजन, प्रकाश और तापमान के कारण स्थिर है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस मैंने बता दिए आपको। एक पर्यावरण को स्थिर माना जाता है जब इसकी संरचना और कार्य लंबे समय तक अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द सिस्टम ऑफ इंटरलॉकिंग एंड इंटरडिपेंडेंट फूड चेन इज कॉल्ड। इसमें जो सिस्टम है आपस में इंटरलॉक है, इंटरडिपेंडेंट है, उस टाइप की फूड चेन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फूड वेब। इसमें कई सारे फूड चेन्स जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, उसको फूड वेब कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर? तो प्राइमरी कंज्यूमर इनमें से कौन कौन से हैं? तो ग्रास हॉपर है एंड डियर है। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं बिकॉज ये सीधे सीधे ग्रास पर डिपेंडेंट है, घास खाते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे ईगल और स्नेक जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है, कि कहीं से भी नहीं है।
स्नेक एंड फ्रॉग नो, क्रेन एंड फ्रॉग नहीं, क्योंकि स्नेक आ रहा है तो नहीं होगा, एंड क्रेन आ रहा है तो भी नहीं होगा, इसलिए जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो ग्रास हॉपर एंड डियर ही हो गए। अच्छा, जैसे कि घास वगैरह जो होती है वो क्या होती है, वो बेसिकली प्रोड्यूसर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर में क्या आ जाएगा, जैसे कि डियर हो गया, काऊ हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सब प्राइमरी कंज्यूमर में आ जाएंगे। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन से आते हैं, जैसे कि जो फिशेज होती हैं, ये सब क्या होते हैं, मतलब बेसिकली ये डिपेंड होते हैं कहीं ना कहीं मास पे डिपेंड होते हैं ये। फिर जो टर्शरी जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं आपके ओमनीवोरस भी जिसको बोला जा सकता है, ये टर्शरी कंज्यूमर बोला जा सकता है। उसमें लॉइन आ जाता है, ह्यूमन आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। Select the correct statement. Heterotrophs prepare their own food. Heterotrophs utilize solar energy to make food. Heterotrophs do not make their own food. Heterotrophs are capable of converting carbon dioxide and water into their own food. देखो, जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो अपना खाना नहीं बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स अपना खाना बनाते हैं। इस पिक्चर की तरह मैं आपको एक पिक्चर है उससे समझाती हूँ। जैसे ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि ग्रास है, ग्रास सनलाइट पे डिपेंडेंट है, या फिर ये बेसिकली वाटर पे डिपेंडेंट है, रेनिंग पे डिपेंडेंट है। तो ग्रास क्या है, अपना खाना खुद बनाती है, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। बट अगर जैसे मान लो कि देखा जाए ग्रास हॉपर है, ठीक है, ग्रास हॉपर ये हेट्रोट्रॉफ में आता है, बट ये प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाता। ठीक है, तो ये हेट्रोट्रॉफ्स में आ जाएगा। तो हेट्रोट्रॉफ्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, ये सी जो है इसका सही आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए फूड चेन। फूड चेन इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो ये हम कई बार देख चुके हैं, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। ठीक है, ग्रास को गोट कंज्यूम करती है, गोट को ह्यूमन कंज्यूम करता है। In an oversimplified concept of grazing food chains, snakes can be categorized as, तो स्नेक को रखा जाता है सेकेंडरी कार्निवोरस में। ठीक है, स्नेक को किस में रखा जाएगा, सेकेंडरी कार्निवोरस में, क्योंकि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताया भी गया है। चारण खाद्य श्रृंखला में घास या पौधे उत्पादक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोड्यूसर कौन हो गए, प्लांट्स हो गए। इसके बाद में टिड्डी या कैटरपिलर जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, बट वो कहीं ना कहीं प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो कंज्यूमर होते हैं। फिर चूहे को प्राथमिक मांसाहारी या उसमें रखा जाता है, तो मतलब ये प्राइमरी कंज्यूमर में आ जाएंगे। फिर उसके बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो ये हो जाएंगे, जैसे कि ये सांप वगैरह जो होते हैं, स्नेक वगैरह, ये सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएंगे। ठीक है, फिर टर्शरी कंज्यूमर में बाज वगैरह ये सब आ जाते हैं, एंड ह्यूमंस भी टर्शरी कंज्यूमर में ही आते हैं। तो आपको याद रखना है स्नेक जो है वो सेकेंडरी कार्निवोरस में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी कार्निवोरस। नेक्स्ट है, द फाइनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम आर बैक्टीरिया एंड फंजाई विच आर कॉल्ड। तो बैक्टीरिया या फिर फंजाई ये सब किस में आते हैं, ये डीकम्पोजर्स में आते हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं डेड प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। फिर इसके बाद है, व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन द वेस्टेज और डेड बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स सच एज माइट्स एंड अर्थवॉर्म कॉल्ड। तो ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ये डेट्रीवोरस होते हैं, डेट्रीवोरस। ठीक है, डेट्रीवोरस होते हैं ये। क्यों, क्योंकि घुन और केचुए जैसे अन्य जीवों के अपशिष्टों का मृत शरीर के खाने वाले, तो जितने भी इस तरीके की चीजों पे जो डिपेंडेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेट्रीवोरस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, डैश इज अ लीनियर नेटवर्क ऑफ लिंक्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म एंड एंड्स एट एपेक्स प्रीडेटर स्पीशीज। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये बेसिकली फूड चेन होता है। फूड चेन में क्या होता है कि पूरा का पूरा चेन बता दिया जाता है कि ये वाला ऑर्गेनिज्म इस वाले ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक पूरा पता रहेगा। ठीक है, उसी को फूड चेन कहा जाता है। बट फूड वेब में क्या होता है, कई सारे इंटरेक्शंस होते हैं। फूड वेब में कई सारी फूड चेन्स होती हैं। ठीक है, बट फूड चेन जो होता है उसमें डेफिनेट आपको दिखाई देगा कि कौन से स्टार्ट हो रहा है, कौन से एंड हो रहा है।
इट इज अ लीनियर नेटवर्क ऑफ लिंक। ठीक है, लीनियर आ गया ना तो फूड चेन लगाना है, फिर कंफ्यूजन नहीं है कि फूड चेन लगाना है या फूड वेब। लीनियर नेटवर्क यानी कि फूड चेन, क्योंकि ये बता देता है कहाँ से प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड एंड कहाँ से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम बार बार एक एग्जाम्पल देख रहे हैं ग्रास, गोट एंड ह्यूमन का, तो इसमें आपको पता है कि जो स्टार्टिंग होनी है वो ग्रास से ही होनी है, वो प्रोड्यूसर रहेगा। उसके बाद में गोट जो है वो क्या है, गोट हर्बीवोरस है। ठीक है, तो गोट के बाद में फिर ह्यूमन जो है वो कंज्यूमर है। ठीक है, अभी इस वाले लाइन में देखा जाए तो प्राइमरी कंज्यूमर बोल लो, सेकेंडरी कंज्यूमर बोल लो, तो ह्यूमन ओमनीवोरस भी होता है। तो ये इसमें समझ में आ रहा है, डेफिनेट है कि ये चेन है एक, इसको बोलते हैं फूड चेन। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा अबायोटिक कंपोनेंट नहीं है? ऑर्गेनिज्म, लाइट, वाटर या सॉइल। तो इसमें ना ऑर्गेनिज्म जो है वो बायोटिक कंपोनेंट है, लाइट, वाटर, सॉइल ये सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। एंड इसमें यही पूछा था कौन सा अबायोटिक नहीं है, तो ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्निवोरस इन द इकोसिस्टम। कार्निवोरस कौन सा है? जिराफ जो है वो हर्बीवोरस है। ठीक है, तो जिराफ जो है वो बेसिकली घास फूस इस टाइप की चीजें खाता है। ठीक है, एलिफेंट भी सेम वही, वो भी यही करता है। डियर जो है वो भी यही करता है। बट डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन क्या करती है, ये किसी और एनिमल को भी खा सकती है, ये मांसाहारी होती है, तो ये कार्निवोरस होती है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, This is a branch of ecology in which we study the interaction of an individual organism or a single species with the living and non-living factors of its environment. तो ये क्या होता है जिसमें we see the interaction of an individual organism or a single species, तो इसको बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सिंगल स्पीशीज का जो है इंटरेक्शन हो रहा है। पारिस्थितिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसी व्यक्तिगत जीव या एक ही प्रजाति के उसके पर्यावरण के जीवित और गैर जीवित कारकों की परस्पर क्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी। ठीक है, याद रखना है इसको, ऑटो इकोलॉजी। फिर नेक्स्ट है, द सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज, तो सबसे बड़ा जो सोर्स है एनर्जी का वो तो सन है, यानी कि सोलर एनर्जी है। फिर नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनिज्म आर द डीकम्पोजर्स इन ए फूड चेन। तो कौन कौन से डीकम्पोजर्स होते हैं, तो वो है बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें बताना है एल्बिडो की वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एल्बिडो, सबसे पहले पता होना चाहिए कि एल्बिडो होता क्या है। देखो, एल्बिडो बेसिकली क्या होता है ना, रिफ्लेक्टिंग पावर, जो मतलब जो सोलर एनर्जी होती है, जो सनलाइट से आ रही जो एनर्जी होती है, उसको जितना ज्यादा जो रिफ्लेक्ट कर लेता है उसको बोलते हैं कि इसका एल्बिडो ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे कि स्नो की बात की जाए, ठीक है, तो स्नो में क्या होता है, स्नो में ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती है सनलाइट। ठीक है, तो एल्बिडो स्नो का ज्यादा होता है। अगर हम डेजर्ट में देखें तो डेजर्ट में जो है, जो रिफ्लेक्टिंग जो लाइट है वो ज्यादा नहीं है। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि डेजर्ट का एल्बिडो कम होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा रहेगा वो टुंड्रा का रहेगा। टुंड्रा यानी कि जो कोल्ड क्लाइमेट वाले जो ये होते हैं, यहाँ पे टुंड्रा में तो सबसे ज्यादा आपको एल्बिडो देखने को मिलेगा, फिर टाइगा में, और फिर उसके बाद में ट्रॉपिकल डेजिशियस में, उसके बाद में ट्रॉपिकल एवरग्रीन में। ठीक है, तो सबसे पहले टुंड्रा में सबसे ज्यादा होगा, फिर टाइगा में, फिर इसके बाद में ट्रॉपिकल डेजिडियस में, फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन में। ठीक है, तो सबसे कम ट्रॉपिकल एवरग्रीन में एल्बिडो होगा। ठीक है, अब इसमें हिंदी में क्या लिखा है, किसी वस्तु पर पड़ने वाले तथा परावर्तित होने वाले प्रकाश के अनुपात को एल्बिडो कहते हैं। तो वही मैंने बताया कि जो रिफ्लेक्टिंग जो लाइट होती है वो एल्बिडो बताती है कि कितनी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। फिर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन द प्रोडक्टिविटी इज हाईएस्ट विद रेफरेंस टू इकोसिस्टम। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ पे होती है, तो इक्वेटोरियल रीजन में। इक्वेटोरियल रीजन कौन से रीजन्स होते हैं, जो मुख्य रेखा, भूमक भूमध्य रेखा के पास 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। और यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट होती है।
फिर नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिकम्पोजर, इनमें से कौन सा डिकम्पोजर नहीं है? स्पैरो, बैक्टीरिया, फंजाई या अर्थवॉर्म। इनमें से सबसे ज्यादा जो डिकम्पोजर लग रहे हैं मुझे वो है बैक्टीरिया, फंजाई और अर्थवॉर्म। ये सारे के सारे, अगर फंजाई भी, हाँ फंजाई है यहाँ पे, बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है, अर्थवॉर्म, ये सारे डिकम्पोजर हैं, बट स्पैरो डिकम्पोजर नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्लियर कट ही समझ में आ रहा है, इजी है क्वेश्चन। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी। आई होप मैंने जो भी चीज़ें इस लेक्चर में समझाई हैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड अगर समझ में आई हैं एंड अगर ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।